हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम आज कक्षा 11वीं के रसायन में रासायनिक साम्य जो चैप्टर है इसके अंतर्गत साम्यावस्था स्थिरांक से संबंधित आंकिक प्रश्न हल करेंगे। इसमें हम जो पिछले कालखंड में कुछ सवाल लिए थे उसके आगे हम यहाँ पर बताएंगे। तो सवाल इसमें है, प्रश्न आप नोट कर लेंगे। एथिल अल्कोहल, इसका सूत्र होता है C2H5OH, और एसिटिक अम्ल, इसका सूत्र होता है CH3COOH। इसका नाम भी लिख रहा हूँ मैं, एसिटिक अम्ल, और ये है एथिल अल्कोहल। इन दोनों का सममोलर माने समान मोल इसको मिलाया गया है और उसमें हमको एस्टर प्राप्त होता है, CH3COC2H5। ये सूत्र है, एथिल एसीटेट कहते हैं इसी को। इसको और संक्षिप्त में अपन एस्टर, ऐसा सूत्र वाले यौगिक को हम एस्टर कहते हैं, और जल बनता है H2O, जल। अब आगे सवाल है इसमें, इन दोनों को यदि सममोलर मात्रा को मिलाया जाए तो साम्यावस्था उस समय प्राप्त हो जाती है और अम्ल और दूसरा एथिल अल्कोहल के 2/3 भाग खर्च हो जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सवाल को देखेंगे, मैं सीधा हल कर रहा हूँ मान को। इसका जो एथिल अल्कोहल है इसका 2/3 भाग खर्च होता है, एसिटिक अम्ल का भी 2/3 भाग इस एस्टर को बनाने में खर्च होता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया के पूर्व मान लेते हैं इसमें, चूंकि आंकिक मान दिया हुआ है इसलिए हम A, B ऐसा नहीं लिखेंगे जो पूर्व कालखंड में लिखे थे। यहाँ पर ऑलरेडी 2/3 है, यानी इस प्रकार से हम इसको आंकिक मान के रूप में हम इकाई लेंगे, क्योंकि 1 से आंकिक मान है। तो ये 1 मोल और इसका भी सम मोलर है, तो ये भी जितना मोल है 1 मोल, हम भी उसको उतने ही मोल यहाँ पर लेंगे। तो अभिक्रिया के पूर्व में यहाँ पर ये जो पदार्थ अभी बना नहीं है तो इसकी मात्रा होगी 0 मोल एस्टर के, और 0 मोल ही यहाँ पर जल के अणु बनेंगे, क्योंकि अभी अभिक्रिया हुआ नहीं है। आगे इस 1 में से जो मात्रा है इसमें, इसका 2/3 भाग समाप्त हो रहा है। तो ये अभिक्रिया के प्रारंभ में, अभिक्रिया के प्रारंभ में इसका एथिल अल्कोहल का 2/3 भाग खर्च हो रहा है और एसिटिक अम्ल का भी 2/3 भाग खर्च हो रहा है। तो यहाँ पर हमको जो एस्टर प्राप्त होगा वो भी, क्योंकि यहाँ पर एथिल अल्कोहल का 2/3 भाग खर्च हो रहा है, तो यहाँ पर और इसका एसिटिक अम्ल का भी 2/3 भाग खर्च हो रहा है, इसलिए एस्टर भी बनेंगे 2/3 भाग और जल भी बनेगा 2/3 भाग, क्योंकि यहाँ पर एक अणु है इसमें। देखिए यहाँ पर सूत्र में एथिल एसीटेट का केवल 1 है मोलों की संख्या, इसीलिए यहाँ पर ये जितना खर्च होगा उतना ही इधर बनेगा। जल के एक ही अणु है या एक ही मोल है, इसलिए यहाँ पर भी समान मात्रा बनेगी। यदि मान लीजिए सूत्र में ऐसा 2 लिखा होता है यहाँ पर, तो ये भी 2 से गुणा हो गया होता। ये 3 मान उदाहरण के लिखा होता तो ये 3 से गुणा, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक मोल ही है दोनों पदार्थ एस्टर और जल के, इसीलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना इस पदार्थ का समाप्त हो रहा है उतना या खर्च हो रहा है उतना ही ये उत्पाद बनेंगे इसमें। अब आगे साम्यावस्था पर जितना मात्रा खर्च होना था इसमें से हो गया। अब क्या बचा हुआ है इधर देखिए, 1 में शुरू में यहाँ पर 1 मोल लिए थे, इसमें से 2/3 भाग खर्च हो गया,
यानी इसको हम सूत्र के रूप में लिखेंगे तो 1 - 2/3 या 1 ऋण 2/3। इसी प्रकार से इसमें से 1 मोल लिए थे हम शुरू में प्रारंभ में, और इसका 2/3 भाग खर्च हो गया, उपयोग हो गया, अर्थात 1 ऋण 2/3 कितना समाप्त हो गया दूसरे बनाने में, तो 1 ऋण 2/3। और इधर उत्पाद केवल इतना ही रहेगा 2/3, और ये भी रहेंगे 2/3। अब इस प्रकार से साम्यावस्था पर मान मिला अपन को एथिल अल्कोहल का 1 ऋण 2/3, एसिटिक अम्ल का 1 ऋण 2/3, एथिल एसीटेट का 2/3 और जल का 2/3। अब आगे हम द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम लागू करेंगे। साम्यावस्था पर जो मान है उसको मैं यहाँ पर अभी आगे इसमें मान में लिखूंगा, इसलिए मैं इसको अभी फिलहाल इसको रख रहा हूं। अब सीधा द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम लागू करेंगे। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लागू करने पर क्या होते हैं सूत्र में, साम्यावस्था स्थिरांक Kc बराबर समीकरण के दाईं ओर एथिल एसीटेट और जल इसके सक्रिय मात्रा का गुणनफल, ये सूत्र ही है CH3COO एथिल एसीटेट और जल, अर्थात राइट हैंड साइड की ओर जितने भी पदार्थ होते हैं उनके सक्रिय मात्रा का गुणनफल। और अभिकारक, या मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ, अभी इस साम्यावस्था जो चिन्ह है उसके बाईं तरफ जो पदार्थ हैं उनके सक्रिय मात्राओं का गुणनफल, अर्थात एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल C2H5OH इसके सक्रिय मात्रा गुणित एसिटिक अम्ल दूसरे जो पदार्थ हैं इसके सक्रिय मात्रा का गुणनफल। इस प्रकार से साम्यावस्था पर जो मान है इस मान को अपन लागू करें। यहाँ पर ये द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम लागू किए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये साम्यावस्था हो रहा है और साम्यावस्था पर द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम लागू किया जाता है। मान को लिखें आप, एथिल एसीटेट इसका मान है यहाँ पर देखिए 2/3 है साम्यावस्था पर, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2/3 गुणित है, दोनों के बीच में कुछ नहीं माने गुणित चिन्ह है कोष्टक, जल का मान साम्यावस्था पर है 2/3, तो ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2/3। अब पूरे का बटा है, अब एथिल एल्कोहल के मात्रा साम्यावस्था पर यह है, एथिल अल्कोहल का मान अभी 1 ऋण 2/3, 1 ऋण 2/3, इसको मिटा रहा हूं अब। इसी प्रकार से जो एसिटिक अम्ल का था साम्यावस्था पर वही मान है 1 ऋण 2/3, इसको इसके जगह में लिख रहा हूं, गुणित है 1 ऋण 2/3। अब इसको हल करेंगे, अब इसको मिटा देता हूं मैं, हल करें, ये सब Kc बराबर है 2/3 गुणित 2/3 पूरे का भागित है इसमें 1 ऋण 2/3, इसको हल करते हैं तो इस प्रकार से हल करते हैं, 3 और 1 का लघुत्तम 3, अब तिरक गुणा 3 1 कम 3 ऋण, इसका अंश 2 है, इसका हर 1 है, तिरक गुणा 2 1 कम 2, फिर आगे गुणित है, इसका हर कुछ नहीं माने 1 है, 3 और 1 का 3, ये लघुत्तम हो गया, तिरक गुणा करें 3 1 कम 3 ऋण, इसका अंश 2, इसका हर 1, 2 1 कम 2, इसको और थोड़ा अपन हल करें आगे, तो ये 2/3 गुणित 2/3 ऊपर वाला। अब ये इसको थोड़ा और हल कर लें अपन, पूरे का बटा 3 ऋण 2 अर्थात 1 भागित 3 गुणित
सूत्र में 3 ऋण 2/3 है, तो इस 3 में 2 घटाएं अपन तो 1 होगा। ऑलरेडी भागित 3 है इसमें, तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसको और आगे एक स्टेप हल करें अपन। इसको पर ऊपर को लेता हूँ मैं, 2/3 गुणित 2/3। अब ये भागित है, बटावन भागित, इसको जब हल करेंगे तो गुणित हो जाएगा। और नीचे में यहाँ पर एक जो अंश में है इस नीचे में, और 3 जो हर है ऊपर आकर के गुणित करने पर हर का अंश में आ जाएगा, अंश का हर में आ जाएगा। अर्थात 3 जो हर में था अंश में आएगा, और जो 1 अंश में था वो हर में आ जाएगा। गुणित इसका भी 3 अंश हर में है तो अंश में आएगा, और 1 जो अभी अंश में है वो हर में आ जाएगा। इस प्रकार से हो जाएंगे। अब इसको हल करें अपन, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2 गुणित 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4। ये हमारा उत्तर रहेगा यहाँ पर KC बराबर। ये सवाल का पहला खंड हमको पूछा था इस प्रकार से, तो यहाँ पर मैं उत्तर को लिख रहा हूँ KC बराबर 4। ये हमको पहला सवाल जो पूछा था इस प्रकार से। अब आगे सवाल का दूसरा खंड, एक और सवाल पूछा हुआ इसमें, सवाल को जरा नोट करेंगे, बाकी को मैं मिटा रहा हूँ इसमें। सवाल का दूसरा पार्ट है इसमें, एक बार इसको आगे नोट कर लेंगे। उसी ताप पर जो अभिक्रिया चल रहा है, उसी ताप पर, मैं सवाल को लिख रहा हूं, उसी ताप पर यदि 60 ग्राम एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र है CH3COOH, मैं सूत्र को मैं लिख रहा हूं, और एथिल अल्कोहल का 23 ग्राम, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 23 ग्राम एथिल अल्कोहल, इसको मिलाया गया। तो अभिक्रिया होता है दोनों के बीच में, तो साम्य मिश्रण में कितने ग्राम एस्टर होगा। अब जब साम्यावस्था स्थापित होगा तो उसमें कितने मात्रा एस्टर के होंगे, इसको हमें ज्ञात करना है। तो एक बार सवाल को और सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। उस अभिक्रिया को उसी ताप पर यदि 60 ग्राम एसिटिक अम्ल और 23 ग्राम एथिल अल्कोहल मिला दिया गया, तब जो साम्य अवस्था बनेगा उसमें जो मिश्रण प्राप्त होंगे एस्टर और जल के, तो उसमें एस्टर कितने ग्राम रहेगा, ये हमको यहाँ पर मान याद करना है। तो सेम उसी प्रकार से हमको द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लागू करेंगे इसमें। तो आगे इसका मैं हल कर रहा हूँ, इसका दूसरा प्रयोग लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। सवाल को मिटा रहा हूँ मैं। ये उत्तर है पहला भाग का KC का मान 4। दूसरे प्रयोग में मात्रा इसमें है एसिटिक एसिड का सूत्र है CH3COOH। इसका मोलों की संख्या निकालें अपन के मोलों की संख्या का सूत्र होता है W/M, जिसका मतलब है द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। इसको संकेत में लिख रहा हूं मैं, द्रव्यमान जिसको अपन वेट बोलते हैं, और ये जो M है मॉलिक्यूलर मास, जिसको अपन अणुभार या अणुद्रव्यमान के रूप में लिखते हैं।
इसको मैं अभी अणुद्रव्यमान लिख रहा हूँ। तो इसको देखें अपन, इसमें सवाल में पूछा हुआ है 60 ग्राम, तो यहाँ पर इसके जगह में लिख रहा हूँ W की जगह में 60 ग्राम। और इस एसिटिक अम्ल का अणुभार, जैसे यहाँ पर आप निकालेंगे CH3COOH, तो परमाणु भार को जोड़ते हैं। कार्बन का परमाणु भार 12, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 है तो 3, एक कार्बन का परमाणु भार 12, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो होगा 32, एक हाइड्रोजन और है। इस प्रकार से सबको आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा इसमें 60। ये इसका अणुभार है, एसिटिक एसिड का अणुभार। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अणुभार की जगह में इसका 60 एसिटिक अम्ल का। इस प्रकार से हल करूँगा तो 60/60 बराबर 1 मोल, इसी को अपन ग्राम अणु भी कहते हैं। अब आगे सेम उसी प्रकार से हम एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकालें अपन। इसको मिटा दे रहा हूँ। एथिल अल्कोहल C2H5OH के मोलों की संख्या बराबर W/M, इसका मान दिया हुआ है 23 ग्राम सवाल में, और इसका अणुभार आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा इसमें 46। जैसे यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 तो 2 हो गया तो 24, एक हाइड्रोजन का 1 5 है तो 5, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 तो एक ही ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन का एक ही होता है 1। इस प्रकार से आप जोड़ेंगे इसमें तो 24 5 29 और 16 45 और 1 46, इस प्रकार से मिलेगा। इसी को यहाँ पर मान को अणुभार की जगह में लिख रहा हूँ मैं। तो इसका उत्तर लिखूँगा 23/46 यानी 1/2 मोल, या इसी मोल को हम ग्राम अणु के रूप में भी लिखते हैं। तो ये दोनों मान को हमको यहाँ पर लिखना है। एक मोल आया और एसिटिक अम्ल का है, और एथिल अल्कोहल का 1/2 मोल, इस मान को मेरे को यहाँ पर लिखना है। तो अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। चलिए लिखें समीकरण में इसमें आप यहाँ पर प्रारंभिक मात्रा तो हमारे पास इसमें 60 ग्राम है, यानी कि यहाँ पर मोलों की संख्या एसिटिक अम्ल का 1 मोल है, और 23 ग्राम एथिल अल्कोहल, यानी हम अभी इसको हल किए हैं 1/2 मोल, इतना मात्रा इसमें उपस्थित है। और इस प्रकार से प्रारंभ में एस्टर की कोई मात्रा अभिक्रिया में अब नहीं बनेगा। जब अभिक्रिया प्रारंभ होगा तब की स्थिति में प्रारंभिक मात्रा हो गया, या अभिक्रिया के पूर्व। अब अभिक्रिया के प्रारंभ में, अभिक्रिया के प्रारंभ में अब इस 1/2 में से अब मान लो तो मैं छोटी सी मात्रा लिख रहा हूँ यहाँ पर x मोल, और इसका भी स्मॉल x मोल। ये क्योंकि यहाँ पर एक है इसलिए यहाँ पर एक ही शब्द यहाँ पर होगा इसमें x मोल इसका लिया खर्च हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर उत्पाद जो बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये भी एक है इसीलिए केवल x मोल, और जल के भी एक ही मोल इसीलिए यहाँ पर x मोल, ये उत्पाद बनने के प्रारंभ में है। तो ये अभिक्रिया के प्रारंभ जैसे हो गया तो इसका एक समोल ये यूज हो रहा है, और एक समोल एथिल एसीटेट और एक समोल जल के रूप में वो प्राप्त हो रहे हैं। अब जब साम्यावस्था होगा तब साम्यावस्था पर शुरुआत में अपन 1/2 लिए हैं, इसमें से एक समोल उत्पाद के रूप में बदल गया तो बचेगा हमारे पास 1/2 ऋण x, ये सभी मोल में है। इसी प्रकार से इसका 1 मोल था, इसमें से एक समोल एसिटिक अम्ल का उत्पाद में बदल रहे हैं, और इस प्रकार से हमको जो एस्टर प्राप्त हो रहा है ये केवल एक समोल एथिल एसीटेट एस्टर और एक समोल जल के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। ये साम्यावस्था पर है। अब यहीं से हम
थोड़ा सा इसको और समझने का प्रयास करें। 1/2 मैं इसको याद करके लिख दे रहा हूँ। 1/2 यानी आधा, आधा माने 0.5 ऋण x, बाकी तो कोई बदलाव नहीं होगा इसमें। 1 ऋण x का मतलब 1 ऋण x होगा और x का मतलब x मतलब x। अब इसको मैं यहाँ पर kc का मान यहाँ पर निकाल रहा हूँ, उसी से यहाँ पर x का मान मेरे को प्राप्त होना है इसमें। तो चलें अब आगे इसमें द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लागू करें। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, Kc साम्यावस्था स्थिरांक बराबर दाहिने ओर के पदार्थ, अभी हम जो सूत्र लिखे इसमें एथिल एसीटेट, इसका सूत्र है CH3CO C2H5, इसकी सक्रिय मात्रा गुणित जल के सक्रिय मात्रा बटा लेफ्ट हैंड साइड में था एथिल अल्कोहल की सक्रिय मात्रा गुणित एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र है CH3COH, इसके सक्रिय मात्रा। मान को लिखते हैं अपन साम्य अवस्था में जो मान आया है। एथिल एसीटेट का है x गुणित जल का है यहाँ पर मान, ये भी यहाँ पर x है, जल का है पूरे का बटा एथिल अल्कोहल का साम्यावस्था पर है 0.5 ऋण 1/2 ऋण x, मतलब हो गया 0.5 ऋण x। इसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.5x, सॉरी माइनस x है, 0.5 माइनस x। और आगे है, ये है हमारा एसिटिक अम्ल का है 1 ऋण x, इसको भी अब मान को यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, गुणित है 1 ऋण x, जो कि इस एसिटिक अम्ल का साम्यावस्था पर माना है। अब हल करें, Kc बराबर ये सूत्र है इसमें, Kc का मान हमने अभी हल किया था तो हमको यहाँ पर इस सवाल का प्राप्त हुआ था इसमें 4। आगे x गुणित x हल करें, इसमें से मेरे को x का मान निकालना है। x का स्क्वायर हो गया पूरे का बटा, अब इसको हल करें 0.5 इसका गुणा कोष्टक के दूसरे कोष्टक के दोनों के साथ 0.5 का गुणा 1 के साथ में तो 0.5 हो जाएगा। आगे ऋण है 0.5 इंटू एक्स, या गुणित करें अपन तो 0.5 का गुणा ऋण x के साथ करेंगे तो उत्तर आएगा 0.5x। आगे इस ऋण x का गुणा कोष्टक के दोनों में करेंगे इसमें। अब इस प्रकार से ये हो गया 1 का गुणा ऋण x के साथ में तो हो गया यहाँ पर ऋण x, और ऋण x का गुणित ऋण x तो हो गया ये प्लस x का स्क्वायर। इस प्रकार से हम आगे हल करेंगे। आइए अब हम आगे सवाल को जारी रखें। यहाँ पर हल करते हैं मान को और आगे। 4 बराबर x का वर्ग पूरे का बटा है, देखिए समान वाले ये 0.5, यहाँ पर कोई भी और केवल अंक नहीं है, जबकि यहाँ पर x के रूप में ऋण 0.5x है और ऋण x है, तो जब दोनों ऋण ऋण हो जाएंगे तो जुड़ेंगे मान, लेकिन उत्तर ऋण में रहेगा। 0.5 x और 1x को जोड़े तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 और आधा को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 1.5, जिसको अपन सामान्य रूप में 1.5 लिखते हैं। x इतना हो गया है और आगे बचा हुआ है प्लस x का स्क्वायर। अब मेरे को यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए यहाँ पर इस समीकरण के जितने भागित हैं इसको मैं तिर्यक गुणा करके इधर लाता हूँ इसमें, तो x वर्ग का पहले मान मिलेगा अपन को। तो यहाँ पर x का वर्ग बराबर, या इसको मैं चलिए इस प्रकार से लिख देता हूँ मैं, ये 4 को बखंदा कर रहा हूँ मैं, सॉरी 0.5 हर को, तो 4 के साथ एक गुणा हो जाएगा 0.5 ऋण 1.5x धन x का स्क्वायर
अब ऑलरेडी इधर बचा हुआ है राइट हैंड साइड में x का वर्ग, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर x का वर्ग। अब इस प्रकार से 4 से गुणा करें अपन तो 4 गुणित आधा, तो 4 गुणित आधा बराबर होगा ऐसा 2 हो जाएगा। सामान्य शब्द में ऋण 4 का गुणा 1.5 से करें अर्थात सामान्य पर 1.5, तो 4 को 1.5 से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा इसमें 6, ऑलरेडी x के रूप में है तो ये हो जाएगा इसमें 1.5 1 से गुणित 4 बराबर 6x। आगे फिर 4 का गुणा x वर्ग से कीजिए तो मिलेगा अपन को प्लस 4x का स्क्वायर बराबर, इधर ऑलरेडी इसमें है फार्मूला में x का वर्ग। अब हमको चूंकि x का मान याद करना है तो पूरे भी समीकरण में जितने भी x हैं इसको मैं पखंडा करता हूँ इधर, तो इसको क्रम से थोड़ा सिस्टमेटिक लिखता हूँ। पहले अधिकतम घात वाले को लिखता हूँ मैं 4x का वर्ग ऋण, फिर x का घात 1 है इसको लिखता हूँ मैं ऋण 6x, फिर धन 2, इसी क्रम से लिखता हूँ मैं इसको। और ये जो धन x वर्ग है इसको पक्षांतर करूंगा तो मेरे को मिलेगा यहाँ पर ऋण x वर्ग, कुछ नहीं बचा यानी 0। तो हमारा जो समीकरण है आप देखिए ये 4x वर्ग है और ऋण x वर्ग है, तो समान घात वाले अब हल होंगे इसमें, तो 4x वर्ग और ऋण x तो घट जाएगा तो हमको मिलेगा यहाँ पर 3x का वर्ग ऋण 6x। अब बचा हुआ है हमारे पास इसमें 2 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, टोटल जो घात है इसमें 2 हैं तो द्विघात समीकरण बनते हैं। और उसमें जब भी हम x का मान ज्ञात करते हैं तो उसके लिए सूत्र होता है, तो मैं यहाँ पर चूंकि मेरे को x का मान ज्ञात करना है तो द्विघात समीकरण से द्विघात समीकरण का सूत्र आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े हैं, इसका सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल b का वर्ग ऋण 4 गुणित a गुणित c पूरे का बटा 2 गुणित a। इतना होता है इसमें द्विघात समीकरण का सूत्र, इसको अपन वर्ग समीकरण भी बोलते हैं। अब इसमें से मैं इधर को मान को मिटा रहा हूँ, इसमें से देखिए ए है, ए बी है और ए सी है, माने 3 जो है ए के रूप में आएगा। इस मान को हल करें। अब यहाँ पर ए बराबर ये 3 है, उसी प्रकार से b का मान ऋण 6 और c का मान धन 2। तो ऑलरेडी धन तो लिखते नहीं, केवल अपन 2 लिख देते हैं, इसका मतलब ही +2 होता है। अब इस प्रकार से इसको मान को लिखें अपन तो x बराबर मान को रखा जाए इसमें समीकरण में द्विघात समीकरण, तो x बराबर ऋण सूत्र में है, b का मान है इसमें ऋण 6, तो b के मान को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर ऋण 6। आगे सूत्र में है धन ऋण वर्गमूल b का वर्ग, तो b का मान है ऋण 6, इसका वर्ग ले जाए अपन। आगे सूत्र में है ऋण 4 गुणित a का मान यहाँ पर हमको मिला इसमें 3, तो 3 हो गया गुणित 3, c गुणित c है तो c का मान 2 है इसमें। अब पूरे का बटा यहाँ पर है 2 गुणित a, यहाँ पर ये 2 गुणित a का मान है यहाँ पर 3। हल करें माइनस इंटू माइनस, माने ऋण और ऋण का जब गुणा होता है धन हो जाते हैं, शुरू में लिखते हैं इसको तो केवल बचा 6। आगे प्लस माइनस वर्गमूल ऋण 6 का वर्ग यानी ऋण 6 गुणित ऋण 6 बराबर हो जाएगा इसमें 36, ऋण 4 गुणित 3 गुणित 2 यानी 4 × 12 दूनी 24, पूरे का बटा 2 गुणित 3 बराबर 6। अब इस प्रकार से पहले वर्गमूल को हल करें अपन, 6 धन ऋण वर्गमूल 36 में 24 घटाएंगे तो आपको मिलेगा इसमें 12, पूरे का बटा इसमें हो गया 6। अब यहाँ पर हमको इस वर्गमूल 12 का मान को निकालना है, तो इसी को आगे लिख रहा हूँ मैं 6 प्लस माइनस वर्गमूल 12 का ऐसे आप निकालेंगे तो 3 दशमलव हमको मान मिलेगा इसमें
3.4641, इसका मान है वर्गमूल 12 का मान 3.4641, ये मान मिलेगा। अब पूरे का बट्टा यहाँ पर है 6। अब x का मान दो तरीके से निकलेंगे द्विघात समीकरण के आधार पर। इसको मिटा रहा हूँ मैं। चलिए अब आगे, ये सब x बराबर हैं इसमें। धन चिन्ह लेने पर, इसमें दो चिन्ह है, धन भी है और ऋण भी है, तो एक एक बार अलग अलग चिन्ह लेंगे। तो धन चिन्ह लेने पर तो केवल धन लिखे यहाँ पर, x बराबर 6, धन 3.4641, पूरे का बटा है 6। इस प्रकार से अब इसको दोनों को जोड़ना है, तो 6 और 3.4641 को जोड़ेंगे आप, तो 6 3 9.4641 प्राप्त होगा, पूरे का बटा 6। अब इसको भागित करेंगे, तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर प्राप्त होगा जो मान है 1.577। ये टोटल भागित करेंगे तो हमको इस प्रकार से मान मिलेगा। एक मान मिला x का पहला मान, उसी प्रकार से ये पहला मान है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको मैं समझने कैसा कर दे रहा हूँ। दूसरा मान देखें अपन, ऋण चिन्ह लेने पर क्या मान मिलेगा। ऋण चिन्ह लेने पर तो लें अपन इस सूत्र में x बराबर 6, इसके जगह में ऋण हो जाएगा। वही सूत्र है जिसमें एक बार धन लेना है, एक बार ऋण लेना है। तो अब धन लेकर अब दूसरा ऋण हो गया, ऋण 3.4641, यही सूत्र से पूरे का बटा हो गया यहाँ पर 6। अब इस प्रकार 6 में घटाइए 3.4641 को, तो हमको इस प्रकार से मिलेगा इसमें 2.5359, 2.5359 मिलेगा और पूरे का बटा है 6। इस प्रकार से इसको और हल करेंगे अपन, तो ऊपर में बड़ा अंक छोटा अंक है, नीचे में बड़ा अंक है, तो 0 में ही उत्तर आएगा। और इस प्रकार से उत्तर आएगा इसका 0.4226 आएगा। देखिए दो मान मिला अपन को, ये मान भी मिला और ये मान भी मिला। यदि आप इसको देखेंगे यहाँ पर तो गौर से कर इसको ध्यान से देखना किस मान को लेना है। तो चूंकि हम अभी जो प्रश्न में लिखे हैं, प्रश्न में यहाँ पर है 1 का मान, इसको मिटा रहा हूँ मैं। उसके बाद क्योंकि इसमें से कौन सा मान हम लेंगे इसमें, तो हमारा जो समीकरण था उस समीकरण में जो एथिल अल्कोहल था, आप यदि एक बार सवाल जो लिखे उसको देखिए इधर से, इस प्रकार से हम लोग लिखे थे और इधर हम लोग लिखे थे एथिल एसीटेट। मैं इतना को लिख रहा हूँ अभी। तो देखिए इधर से यहाँ पर हमको मिला था इस प्रकार से 1 ऋण 2/3 लिया था, और यहाँ पर इस प्रकार से हमको मिला था इसमें एक का मान था इसमें 0.5, इसी को हम हल किए थे तो 0.5x मिला था, और एक का मान केवल 1 मिला था अपन को। तो देखिए यहाँ पर दोनों में क्या अंतर है, तो किस मान को लेंगे अपन। तो एक जो है 1 से अधिक मान आ रहा है, तो हम ऑलरेडी 1 लिए अधिकतम, तो 1 से ज़्यादा बनेगा नहीं। भाई हम 1 मोल ही लिए हैं, तो 1 से ज़्यादा मोल कैसे बनेगा, भले कम हो सकता है। इसलिए दूसरा उत्तर होगा, तो ये वाला उत्तर सही नहीं होगा। अभी फिलहाल हमको ये मान प्राप्त होगा इसमें आगे, क्योंकि हम अधिकतम 1 का मान 0.5 है और 1 का मान 1 लिए हैं, तो उससे ज़्यादा उत्तर वाला सही नहीं है। इसलिए ये वाला जो मान है ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कौन सा मान होगा, 0.4226। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो मान है वो 1 से ऑलरेडी छोटा है और 0.5 से भी छोटा है, 0.464। तो जितना लेंगे उतना तो बनेगा नहीं, तो थोड़ा भी कम बन सकता है। तो ये आधा से भी कम है, 0.4226 आधा से भी कम है। इसलिए हम जो अभी आगे लेने जा रहे हैं मान, इस मान को लेंगे। तो ये हमारा जो सही अभी जो आ रहा है मान, x का मान, ये हमको प्राप्त होने जा रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर जो समीकरण है इसमें हमको मिला हुआ है एस्टर का, या जो हम एथिल एसीटेट लिए हैं उसका कितना ग्राम हमको प्राप्त होगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा यहाँ पर एस्टर का द्रव्यमान या प्राप्त द्रव्यमान,
तो इसके लिए फार्मूला होगा इसमें, जो मात्रा हमको मिला हुआ है एक समान गुणित उसका अनुभार। इसको सूत्र से हम जब मान को लिखेंगे तो एक का मान हमको मिला हुआ है, ये मान सही है 0.4226 गुणित अनुभार। इस एस्टर में हम जो अभी लिखे हैं CH3COO C2H5, जिसको हम एथिल एसीटेट कहते हैं, इसका अनुभार लिखना है। तो एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, चलिए रब कर लेते हैं। 3 हाइड्रोजन है तो उसका एक का परमाणु द्रव्यमान 3, तो ये 3 का 3 हो जाएगा। एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का एक का ऑक्सीजन का 16 तो 2 है, तो 16 दूनी 32। 2 कार्बन है तो एक का 12 होता है, तो 2 का हो गया 24। एक हाइड्रोजन का 1 तो 5 है, तो यहाँ पर 5। इस प्रकार से आप सबको यदि जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा इसमें 88 टोटल। और इसी अनुभार को यहाँ पर मानकर लिखना है इसमें सूत्र में। तो इस प्रकार से हमको मिलेगा इसमें 88 गुणित 0.24226। और इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, यदि इसको इस मान को गुणा करेंगे अपन, इसको मिटा रहा हूँ मैं, इस प्रकार से 88 आया हुआ है। अब इसमें इसको 0.4226 गुणित 88 करेंगे तो हमको मान मिलेगा इसमें 37.23 ग्राम। और ये रहेगा हमारा उत्तर इस सवाल का। इस प्रकार से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आज हमने अभी इस पीरियड के अंतर्गत यहाँ पर आपको साम्यावस्था स्थिरांक की गणना किस प्रकार से करते हैं, और उस साम्यावस्था स्थिरांक में जो पदार्थ प्राप्त होता है मिश्रण में से, वो कितना ग्राम प्राप्त होगा, इसके बारे में हम लोग अध्ययन के। इसी प्रकार से और भी सवाल होंगे तो इसी प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। धन्यवाद।